नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज़ में हम आज नेशनल करंट इवेंट की चर्चा करेंगे, उस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा होगा ये फरवरी का है, फरवरी माह के इसमें सभी न्यूज़ इवेंट दिए हैं। तो इसको अच्छे से देखिए। इससे पहले एक मैंने आईआर पे डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी 17 को पता है काफ़ी कम समय बचा है, ऐसे में जो हमारे रिसोर्सेज है वो उसको काफ़ी कन्फाइंड करने की आवश्यकता है। करंट अफेयर में जो भी द्वंद्व है आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके सभी करंट अफेयर से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है चुनावी बॉन्ड योजना को लेके। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो इसके कम संभावना बनते हैं कि ये अब एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो हम कुछ पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि 5 न्यायाधीश की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने उसको असंवैधानिक घोषित किया है, तो ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 19 एक ए के तहत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। और इस चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर जो आयकर अधिनियम 1961 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए गए थे उसको भी इसके साथ ही खत्म कर दिया गया है। यह योजना 2017 में वित्त विधेयक के रूप में लाया गया था और 2018 में इसको लागू किया गया था। इसके लिए जो आधिकारिक बैंक है, जो नोडल एजेंसी है, वो भारतीय स्टेट बैंक को बनाया गया था। इसके तहत 5 तरह के बॉन्ड निर्गत किए जाते थे, 1000 के, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के, ठीक है। और ये वही लोग राजनीतिक दल इसको करते थे जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत पंजीकृत थे, लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। तो ये कुल मिला के हमारा ये आर्टिकल है और इसके तहत अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये 15 दिनों के भीतर के लिए ही वैध होता था। एक दूसरा आर्टिकल है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है। इसमें बहुत चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक स्टेट ने लागू किया है। अगर ये केंद्र सरकार लागू करता तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता था, लेकिन एक छोटे से पॉइंट के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि ये पहला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है कि जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया। यूसीसी सामान्यतः विवाह, तलाक और विरासत के संबंध में ये चीज़ें समान कानून की बात करता है जो सभी धर्मों के लिए समान होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, देख लीजिए। जो हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार संबंधी मामले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये पूछा जा सकता है। ईसाइयों के लिए इसी संदर्भ में 1925 है, तो ये पेयरिंग में पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की क्षति को रोकथाम के कानून की समीक्षा की गई है। भारत के 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की रोकथाम पर कानून का पुनरावलोकन के रूप में एक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। तो इसमें विधि आयोग इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण जो अधिनियम है 1984 का, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें इस तरह के कानून का उल्लंघन करने पर देख सकते हैं कि 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना का प्रावधान हुआ है। एक दूसरे केस में जब अग्नि अथवा विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में 10 वर्ष की सजा या जुर्माने का प्रावधान करता है। ये 2 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। समान नागरिक संहिता में दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, उसका एक देख सकते हैं कि आर्टिकल जो 44 है हमारा, वो इसके लिए प्रावधान करता है, तो ये आप याद रखिएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में ये प्रावधान किया गया है, तो ये याद रखिएगा। जो भारत का विधि आयोग है 22वां अभी हाल में, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। ये ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय, ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। ये गैर संवैधानिक निकाय है। 22वें विधि आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग वर्ष 1934 में चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी देख सकते हैं आप। 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए स्थापित किए गए थे। उस इसमें आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद PMSTIAC की जो 24वीं बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? ये प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद है, वही ये है उसकी बैठक।
दिल्ली विज्ञान भवन में की गई। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद मूल रूप से क्या है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों की स्थिति का आकलन करने और प्रधानमंत्री को सलाह देने तथा भविष्य का रोडमैप विकसित करने के लिए एक व्यापक परिषद के रूप में कार्य करती है। परिषद संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागों, एजेंसियों और अन्य सरकारी मंत्रालयों द्वारा हस्तक्षेप के कार्यक्रम की भी निगरानी करती है। तो इस समय कोई खास चीज़ें हैं नहीं। रायसीना डायलॉग देखते हैं। रायसीना डायलॉग के बारे में पता है दोस्तों, रायसीना जो हिल है दिल्ली में है, जो अरावली रेंज का ही विस्तार है, जिस पे कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राजपथ सभी आसीन है। ये इसका 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। यही पूछा जा सकता है कि जो नवा संस्करण हुआ है रायसीना डायलॉग का, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। नाम बड़ा कठिन है, याद कर लीजिए इसको, उच्चारण में दिक्कत हो जाता है। इसके जो विषय थे, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग सृजन, ये थीम याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग के बारे में उतना कोई खास है नहीं, वो पूछा भी नहीं जाएगा इस तरह से कि रायसीना डायलॉग क्या है। आगे देखते हैं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह की चीज़ें। ये एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसके 3 केंद्र भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष और न्यायसंगत जगत में एक सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में नीतिगत सोच का नेतृत्व करना तथा सहायता करना। तो ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। जो भारत के पहले लोकपाल बने थे, पिनाकी घोष बने थे, आपको पता होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को भ्रष्टाचार रोधी निकाय लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे देखिए एक दो पॉइंट लीजिए। जो लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे माननीय राष्ट्रपति भारत के दूसरे लोकपाल होंगे। ये लोकपाल के 3 न्यायिक सदस्यों और 3 गैर न्यायिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। 3 न्यायिक सदस्यों में कौन कौन है? न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी के बारे में भी आपने जाना। 3 गैर न्यायिक सदस्यों में सुनील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये इसमें से न्यायिक सदस्य कभी कभी पूछा जा सकता है। लोकपाल देख लीजिए। स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए की गई थी। तो आप देख सकते हैं इसके कार्यकाल 5 से 70 वर्ष की आयु में के बीच होता है, जो पहले पूरा हो जाए यही होता है। जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, जो 5 सदस्यीय लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्यों में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नियमित शीर्ष न्यायालय के कोई न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा नियमित व अन्य सदस्यों द्वारा चुने गए प्रख्यात न्यायविद। तो ये संरचना है, ये पूछा जाता है। तो कुल मिला ये है दोस्तों उसके बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं कि एक और आर्टिकल यहाँ पे है आदि महोत्सव के बारे में। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो ये याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है? तो आदि महोत्सव है तो अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम, देख लीजिए यहाँ पे किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। इन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये देख लीजिए आप। जो ट्राइफेड है ये क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके तहत ही ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसको याद रखना है, जनजातीय मंत्रालय के जो ट्राइफेड है उसके द्वारा ये सब किया जाता है। ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में भारत सरकार द्वारा बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत भारत के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्थागृह में की गई थी। मतलब एक सहकारी संस्था ही है। बाद में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया। मूल उद्देश्य क्या है इसके? देश के जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। अगला है हमारा महामारी रोग अधिनियम की एक व्यापक समीक्षा की गई है।
तो पहले ही प्रश्न बनता है किसके द्वारा, तो 22वें विधि आयोग के द्वारा। ठीक है, तो बस ये इतना ही क्वेश्चन यहाँ बनेगा, इसको याद रखिएगा। एक अधिनियम है महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा की गई है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को कहा गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महामारी रोगों के प्रबंधन, नियंत्रण और रोकथाम को एक सदी पुराने कानून तक सीमित नहीं रखा जा सकता और वर्तमान में इसके प्रबंधन के लिए चीज़ों की आवश्यकता है, नए कानूनों की आवश्यकता है। वर्ष 2020 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया था, ये आप देख सकते हैं। महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है? भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जे वुडबर्न ने सर्वप्रथम 18 जनवरी 1897 को ब्लैक डेथ के नाम से प्रसिद्ध ब्यूबोनिक प्लेग प्रकोप के दौरान महामारी रोग विधेयक को प्रस्तुत किया था। ये बहुत पुरानी है, आप देख लीजिए। इसमें स्वाइन फ्लू, डेंगू, हैजा जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में नियमित रूप से लागू किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया है और यह अपने नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने का आपको बाध्य करता है। ये एक फंड की बात कही है, वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमिक फंड। विश्व व्यापार संगठन WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने 25 फरवरी 2024 को महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अवसरों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए $50 मिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक फंड लॉन्च किया है। तो यही एक क्वेश्चन बचता है दोस्तों, और यही बनेगा अगर बनेगा तो ये एक फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमें याद रखना है किसके द्वारा, WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के द्वारा। ठीक है, ITC के द्वारा, WT+ITC द्वारा, ये याद रखना है। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जानने को है नहीं। इस फंड का उद्देश्य क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और अल्प विकसित देशों में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों एवं महिलाओं उद्यमों को डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने तथा उनकी ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने में मदद करना है। संयुक्त राज्य अमीरात ने इस फंड में $10 मिलियन का योगदान दिया है। कौन कितना दिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ITC का जो है गठन वर्ष 1964 में प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौते GATT के द्वारा किया गया था। ठीक है, और GATT बाद में क्या बन गया था, यही बाद में आपका WTO बना था। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक, वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर नीति आयोग का एक पत्र है। तो नीति आयोग की चीज़ें हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। है तो सीधे से हमें ये इस तरह से पूछा जाएगा, तो ये कौन किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। क्या है ये? केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री द्वारा। ठीक, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। उसके बाद है कि इसका संबंध किससे हो सकता है, तो स्वाभाविक है कौशल विकास रिलेटेड ही होगा। बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने वाले व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC प्लेटफॉर्म स्वयं को 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म में अब उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम शामिल होंगे जो शिक्षार्थियों की रोजगार प्राप्त करने में क्षमता को बढ़ाएंगे। इतना ही है और कुछ खास है नहीं। आगे देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन, इसको देखते हैं ये कहाँ पे आयोजन हुआ है। यह सम्मेलन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक सहयोगी शिक्षण मंच बनाना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इस अवसर पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा तपेदिक के प्रसार जैसी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करने में नवीन दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला जाएगा। आयुष समग्र कल्याण केंद्र क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयुष समग्र कल्याण केंद्र में विशेषज्ञ सेवाओं की स्थापना संचालन प्रावधान को सक्षम करेगा। आयुष्मान भारत के हिस्से आयुष WHC को आयुष राष्ट्रीय आयुष मिशन में शामिल कर लिया गया है। ये
याद रखना है केवल कि आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अभी देख रहे होंगे कि हाल में पेपर लीक का मामला काफ़ी जोरों पर था, तो उसी के संदर्भ में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक के रूप में 6 फरवरी 2024 को लोकसभा द्वारा तथा 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तो ये डेट याद रखिए। कभी कभी बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यसभा में कब पारित किया गया है, लोकसभा में कब पारित किया गया और उस पर राष्ट्रपति ने फाइनल कब किया सिग्नेचर करके। अधिनियम का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, एसएससी जैसे भर्ती परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षाओं, संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं उसके बाद सीयूईटी जैसे प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक कदाचार के साथ साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना है। तो देखिए इसका मेन है ना, ये जो केंद्र सरकार के जो भी कमीशन है उसके रिलेटेड ही है, स्टेट वाला ये नहीं है, तो ये याद रखिएगा। न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की कैद की सजा का प्रस्ताव है इसमें। धोखाधड़ी संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष। उसके बाद देखते हैं जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम संशोधन अधिनियम इतना को मंजूरी दिया गया है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि इस तरह की चीज़ें ना अधिनियम उतना पूछा नहीं जाता। ये भी अगर आप मेंस लिखते हैं ना, मेंस लिखते हैं तब उस टाइम ये सब काम देता है आपको, ये इसे पूछा नहीं जाता है। जनरली हम देखते हैं कि जल जो है राज्य सूची का विषय एक कंटेंट ये आता है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको खोजना पड़ेगा। और ये अधिनियम वगैरह के प्रावधान अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है इतना टफ बनाने का। करंट अफेयर के डिकोड का एक वीडियो डाला था, उसको आप लोग देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें हम जो भी पीवाईक्यू है करंट अफेयर का उसको उसमें डिस्कस किए हैं, तो पता चल जाएगा आपको इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले ही बेस बहुत बड़ा हो गया है करंट अफेयर का, लेकिन अभी भी उसके पूछने का तरीका बहुत खास बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी भले ही क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन उसका जवाब एक लाइन में ही होता है, तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगला है नए समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने हेतु अधिनियम। हाल में 3 जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 3 राज्यों के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के संशोधन को पारित कर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आपको पता है कि एसटी सूची में अगर हमको शामिल करवाना है किसी जाति को, तो संसद के द्वारा प्रस्ताव को पारित करवाया जाता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा एसटी या एससी में शामिल किया जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रखना है इसका प्रोसीजर जो भी हमने चर्चा किया है। कौन कौन सी जाति को जो एसटी है उसमें शामिल किया गया उसको देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो उस पादरी जनजाति, कोली, गड्ढा ब्राह्मण समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा और गोंडा सावरस। उसके बाद उड़ीसा में देख लीजिए कोड़ी भुइयाँ, बोंडो, चुक्तिया, भुंजिया, मनकिडिया को शामिल किया गया है और 46 अन्य समुदाय है उसको शामिल नहीं किया गया कुछ वजह से, नाम वगैरह की वजह से। तो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित से ये जाति पूछ देगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है। दे देगा जो कोली है उसके साथ ये राज्य का नाम दे देगा खोंड पोरजा है, पोरजा उसके साथ एक और नाम दे देगा। तो इस तरह से पेयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए, 2 चीज़ में याद रखना है, एक जो इसका प्रोसीजर क्या है एसटी में शामिल होने का, और दूसरा ये जो आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा के जनजाति को शामिल किया है एसटी को, तो उसको याद रखना है, ये पेयर में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान हम देख लेते हैं। आदिवासी समूह 6ठे अनुसूची में देख लेते हैं क्या है। संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्षेत्रों को स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार दिया गया है। 6ठी अनुसूची की बात होती है। 5वीं अनुसूची में क्या है, 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 366 है, अनुच्छेद 242 है, अनुच्छेद 242(1) है। ये सब जनजातीय से संबंधित है, आप इसको याद रखिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति में संशोधन में क्या है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के विजन और रणनीति के अनुरूप आसान बनाया गया है।
एफडीआई नीति के अनुसार एफडीआई को केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से ही उपग्रह स्थापित करने की अनुमति है। आपको पता है कि एफडीआई दो मार्ग से होता है, एक स्वचालित मार्ग और एक सरकारी मार्ग। तो अभी तक ये सरकारी मार्ग था, आगे देखते हैं। संशोधित नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। देखिए, अगर एफडीआई के बारे में पेयर पूछ दे कि रक्षा क्षेत्र में पूछ देगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में पूछ देगा कि किसमें कितना है, तो आप रक्षा क्षेत्र में 74 है, इसमें 100% है। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा आप। एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित 4 उप मिशनों के साथ लागू किया गया था। पशु खाद्य एवं चारा विकास के उप मिशन, पशुधन विकास पर उप मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सुअर वृद्धि पर उप मिशन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप मिशन। इस योजना को वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित किया गया और इसका विस्तार किया गया है। पशुधन और मुर्गी पालन के नस्ल सुधार पर उप मिशन, पशु खाद्य एवं चारा का उप मिशन और नवाचार विस्तार। इसको देख लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको देख। ग्रो क्या है, यही है ग्रो। सीधे पूछ देगा ग्रो क्या है, तो आपको बताना है कृषि वानिकी से इसका संबंध है। कृषि वानिकी में जो बंजर भूमि है, हरियाली, उसके पुनर्स्थापना के लिए ये है। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। ग्रो सीधे पूछ देगा ग्रो क्या है। हाल में समाचार पत्रों में प्रचलित ग्रो का संबंध किससे है? सी केयर्स वेब पोर्टल है। सी केयर वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोयला खान के मंत्रालय द्वारा। ये याद रखिएगा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा नेशनल कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या था? नेशनल था, प्लस हमारे जो फरवरी माह में जो कुछ लॉ वगैरह बने थे वो भी था। उसके बाद आर्थिकी था, आर्थिकी की हमने देखा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कल फिर आएगा, आप लोग देखते रहिए, जुड़िए इस चैनल से। आपको सभी गाइडेंस और सब्जेक्ट की यहाँ की आने वाले समय में तैयारी करवाई जाएगी। जो 17th है, जो मेंस के लिए भी अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन करना, तो प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के लिए कंप्लीट बैच शुरू करेंगे। तो आप लोग जुड़िए इस चैनल से। बीपीएससी और रिलेटेड सभी परीक्षाओं के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने खूबसूरत सपनों को साकार कर सकते हैं, उसे पंख दे सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।